हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 110 करने जा रहे हैं। ओके, देखते हैं। लीड कोड नंबर 3343 हार्ड मार्क्ड है। क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा, और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। और जो जो चीज़ें सीखने को मिलेगी ऑलरेडी मैंने उन चीज़ों को पढ़ा रखा है आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, बट मिक्सचर ऑफ मल्टीपल कंसेप्ट है, इसीलिए इसको हार्ड मार्क किया गया। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। मोटिवेशन क्या है? इफ़ दिस लाइफ is a game, then distraction is the god level stage, which if you clear you will win. Okay, problem क्या है? Count number of balanced permutations. You are given a string num, a string of digits is called balanced if the sum of digits at even indices is equal to sum of the digits at odd indices. ठीक है, इवन इंडेक्स में आपने जो जो डिजिट्स को रखा है और ऑड इंडेक्स में आपने जो जो डिजिट्स को रखा है उनका सम करोगे तो दोनों इक्वल आने चाहिए। रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ नम दैट आर बैलेंस्ड। चलो ठीक है, कितने डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस हैं ऐसे जो बैलेंस्ड है वो आपको पता करना है। परम्यूटेशंस, ओके, सिंस आंसर मे बी वेरी लार्ज, रिटर्न मॉड्यूलो 10⁻9+7। ठीक है, अ परम्यूटेशन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। जैसे 1 2 3 को देखो, इसके बहुत सारे परम्यूटेशन पॉसिबल हैं, है ना। 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1। ठीक है, इसमें से उन परमिटेशंस को पकड़ो जो बैलेंस्ड हैं। ठीक है, बैलेंस्ड मतलब क्या होता था? इंडेक्स नंबर इवन वाले इंडेक्स का डिजिट का सम ले लो। जैसे इसका निकालते हैं, इवन इंडेक्स कौन है? 0 है और ये 2 है, दोनों का सम निकालते हैं। 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, और ऑड में एक ही इंडेक्स है, वो 2 हो गया। क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो दिस इज़ नॉट अ बैलेंस्ड स्ट्रिंग। 1 3 2 को देखते हैं, इसका इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 है। इवन इंडेक्स में कौन कौन से नंबर है? इवन इंडेक्स में है आपके 1 और 2, और ऑड इंडेक्स में है 3 है। तो देखो, तो दोनों बराबर है, मतलब ये एक बैलेंस स्ट्रिंग है। सिमिलरली इसको देखते हैं, 0 1 2, दिस इज ऑल्सो नॉट एन बैलेंस स्ट्रिंग। ये बैलेंस स्ट्रिंग है। देखो 0 1 2, इवन इंडेक्स में 2 है और ये 1 है, दोनों का सम इज इक्वल टू ऑड इंडेक्स में जो एलिमेंट है। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, ये भी बैलेंस नहीं है, तो टोटल 2 ही बैलेंस आपको स्ट्रिंग मिल पाए, 1 3 2 और 2 3 1। आपको बस काउंट बताना है, आपको स्ट्रिंग नहीं निकालना, आपको बस काउंट बताना है। ठीक है, ओके। तो यार सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स अप्रोच आपके मन में आना चाहिए कि भाई देखा है तो प्रॉब्लम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि आपको सब इसके तो पहले सारे परम्यूटेशन निकाल लो, जितने भी पॉसिबल परम्यूटेशन है इसके। मान लेते हैं 1 2 1 2 हो गया, 1 2 2 1 हो गया, 2 2 1 1 हो गया, 2 1 2 1 हो गया, बहुत सारे परम्यूटेशन होंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका लेंथ n है तो टोटल n परम्यूटेशंस निकल कर आएंगे। ठीक है, वर्स्ट केस में यहाँ पर देखो, जैसे 1 2, अगर मेरा स्ट्रिंग होता 1 2 3 4, ठीक है, तो परम्यूटेशंस कितने पॉसिबल हैं? देखो तो इसका लेंथ कितना है? n है ना, n मान लेते हैं 4 है यहाँ पर। मतलब अब यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी? n पॉसिबिलिटी है। या तो आप यहाँ 1 रख सकते हो, या तो 2 रख सकते हो, या तो 3 रख सकते हो, या तो 4 रख सकते हो। तो यहाँ पर n पॉसिबिलिटी है, और अब एक नंबर आपने यूज़ कर लिया, तो अब रिमेनिंग 3 डिजिट्स बचे हैं। तो यहाँ पर भरने के 3 पॉसिबिलिटी हैं, तो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी निकल कर आ जाएंगे? n-1। सिमिलरली यहाँ पर n-2, सिमिलरली यहाँ पर n-3 एंड सो ऑन, जितने भी डिजिट्स होंगे। तो टोटल पॉसिबिलिटी कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करके, n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन। तो देखा है तो ये क्या है? एक्चुअली में n फैक्टोरियल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हाँ, इसमें अगर कुछ रिपीटिंग डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पर देखो, मान लेते हैं अगर यहाँ पर 1 2 3 4 4 होता, तो जो रिपीटिंग डिजिट है, जैसे 4 2 बार आया ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना उसको। ये अब बस मैथ्स का फंडा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा स्कूल में, है ना, कि n फैक्टोरियल होता है और जितने रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं उसके उतने उसके फ्रीक्वेंसी फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f1 एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी था, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं एक और एलिमेंट था 3, है ना, मान लेते हैं 3, देख रहे हो 3 बार आया है। ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, है ना। यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी अगर f2 मान लो तो f2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना आ जाए हमारे पास, है ना। क्योंकि देखो, अगर मान लेते हैं 1 2 1 2 है, तो अगर मान लेते हैं इस वन को आपने ऐसे लिखा है, अगर मान लेते हैं इस वन को यहाँ ले जाओ और इस वन को यहाँ ले जाओ, तब भी तो 1 2 1 2 आएगा। हमें यूनिक परम्यूटेशन चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, तो चलो ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता था। तो सारे परम्यूटेशंस मान लेते हैं मैंने निकाल लिया, टोटल n परम्यूटेशंस पॉसिबल है वर्स्ट केस में। ओके, फिर हर परम्यूटेशन, जितने परम्यूटेशन निकल कर आए हैं, मान लेते हैं ये आया, ये आया, ये आया, सबको आप एक एक करके चेक करो कि इसका इवन डिजिट इंडेक्स में जो इवन इंडेक्स में जो डिजिट्स है उसका सम निकाल लो, सम एट इवन इंडेक्स।
फिर इसके ऑड इंडेक्स में जो जो एलिमेंट्स हैं उनका सम निकाल लो, सम एट ऑड इंडेक्स। अगर वो दोनों बराबर है तो काउंट +1 कर दो कि आपको एक बैलेंस स्ट्रिंग मिल गया। सिमिलरली फिर इसके पास भी जाओ, फिर इसमें भी सारे सम इवन इंडेक्स के डिजिट का सम निकालो, ऑड इंडेक्स के डिजिट का सम निकालो, दोनों बराबर है तो बैलेंस स्ट्रिंग है, या तो फिर नहीं तो नहीं है। इसी तरह सबका निकालो। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका, आप खुद ध्यान दो। पहले तो आप क्या कर रहे हो, सारे परम्यूटेशन निकाल रहे हो, तो वर्स्ट केस में n फैक्टोरियल परम्यूटेशन होते हैं। फिर हर परम्यूटेशन वाले स्ट्रिंग में जाके आप उस पर इटरेट कर रहे हो, क्या निकालने के लिए, इवन इंडेक्स में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम और ऑड इंडेक्स में जितने डिजिट्स हैं उनका सम। तो ऑब्वियस है उस स्ट्रिंग में आपको इटरेट करना पड़ेगा। स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, हर परम्यूटेशन का n होगा, ठीक है। तो टोटल n फैक्टोरियल इंटू n, इतने पॉसिबल इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। और ऑब्वियस सी बात है ये दिस इज़ नॉट अ फीजिबल सोल्यूशन, है ना, टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा इस सोल्यूशन से बनाओगे तो। और ये ब्रूट फोर्स है, और ब्रूट फोर्स का कोड ना आपको मेरे गिटहब वाले लिंक में मिल जाएगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सिंपल सा कोड है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है। ब्रूट फोर्स का कोड आपको मिल जाएगा। और सारे परम्यूटेशन निकालने के लिए मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया है, नेक्स्ट परम्यूटेशन यूज़ किया है मैंने, ठीक है। C++ में STL में अवेलेबल है नेक्स्ट परम्यूटेशन। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट परम्यूटेशन पे, कुछ चीज़ें सिखा दूंगा नेक्स्ट परम्यूटेशन से रिलेटेड, ठीक है। बट इसका कोड आपको मेरे गिटहब के लिंक में मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने। तो ये तो ब्रूट फोर्स हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको क्या दे देगा, TLE दे देगा, है ना। तो देखो आप खुद ध्यान दो, आपने इस प्रॉब्लम में गड़बड़ पता है क्या की है, आपने सारे के सारे परम्यूटेशन जनरेट किए हैं। ये बहुत महंगा काम आप कर रहे हो, है ना। सारे परम्यूटेशन जनरेट करने में मेहनत लग रही है आपको, n फैक्टोरियल लग रहा है, ठीक है। सारे परम्यूटेशन जनरेट नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग रहा है उसमें। तो बिना सारे परम्यूटेशन स्ट्रिंग जनरेट किए हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। यानी कि अब हम लोग आने वाले हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे, ठीक है। ब्रूट फोर्स हमने देख लिया, अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे। देखो ध्यान देना, प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, मल्टीपल कंसेप्ट में इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, तब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो अब ऑप्टिमल अप्रोच पर आते हैं। अब देखो ध्यान दो, मैंने एक एग्जांपल में ले लिया, ऐसे जेनेरिक लिया है, ABCD ले लिया है, कोई इंटीजर नहीं लिया है, बस जेनेरिक एग्जांपल ले रहा हूँ ABCD, ठीक है। कुछ भी डिजिट्स हो सकते हैं यहाँ पर, 0 से 9 के बीच में। कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक ही होंगे, ओके, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट क्या है कि जो इंडेक्स जो इवन इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स नंबर 0 हो गया, इंडेक्स नंबर 2 हो गया, जो ऑड इंडेक्स है इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 3। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स नंबर इवन इंडेक्स में जो डिजिट्स का सम है, यानी कि A+C मस्ट बी इक्वल टू ऑड इंडेक्स में जो डिजिट्स है उनका सम, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मान लेते हैं x है, ठीक है। तो अगर मैं सबका सम निकालूं A+B+C+D, ठीक है, तो देखो तो इसमें A+C जो है वो x के बराबर है, एंड B+D भी तो x के बराबर है क्योंकि दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू टोटल डिजिट का सम, है ना, टोटल डिजिट का सम। ये सारे डिजिट का सम निकालेगा तो टोटल सम ही मिलेगा ना, टोटल सम, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये 2x हो जाएगा, x+x 2x हो गया, है ना। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल सम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी कि पक्का टोटल सम जो होगा ना, सारे डिजिट का सम होगा, वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो ऑब्वियस सी बात है ना, 2 हाफ में डिवाइड हो पाएगा टोटल सम। एक हाफ किसको मिल जाएगा, इवन इंडेक्स वाले डिजिट के सम को, और एक हाफ मिल जाएगा ऑड इंडेक्स वाले डिजिट्स के सम को, है ना। इसका मतलब एक चीज़ हमें यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि टोटल डिजिट्स का सम अगर निकाले जाए मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब याद करो, ये थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, हमने एक प्रॉब्लम ऐसा बना रखा है, पार्टीशन इक्वल सबसेट सम, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का हमने ऑब्जर्वेशन किया था ना कि 2 इक्वल सबसेट में तोड़ना है। यहाँ पर है कि बस यहाँ पर भी देखा है तो इनडायरेक्टली हम वही काम कर रहे हैं कि अपना जो स्ट्रिंग है उसको 2 भाग में बांट रहे हैं, सच दैट दोनों भाग का जो सम है, इवन इंडेक्स और ऑड इंडेक्स वाले जो सम है, डिजिट के सम है, वो इक्वल है। जिससे हमने क्या ड्राइव कर लिया कि टोटल डिजिट का सम जो है मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये चीज़ हम पहले ही चेक कर लेंगे, है ना, सारे डिजिट का सम निकाल लेंगे। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स उसी वक्त कर देंगे, लेकिन 2 से डिविजिबल है तो गारंटीड नहीं है कि वो हमें बैलेंस स्ट्रिंग देगा, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं फर्दर हम क्या सीखते हैं इस प्रॉब्लम से। तो एक चीज़ तो हमने नोट डाउन कर लिया है,
तो चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ABCAEBA, ठीक है। मैं डिजिट्स नहीं ले रहा, डिजिट्स मुझे पता है कि 0 से 9 के बीच में होगा। मैं जेनेरिक बनाने के लिए सोल्यूशन को ABCD ले लिया है, ठीक है। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, पहले तो देखते हैं इसका लेंथ कितना है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है इसका लेंथ, ठीक है। ओके, अब इसका लेंथ चलो अभी के लिए मान के चलते हैं कि इसका लेंथ जो है वो 5 ही है, ठीक है। इतना ही मान के चलते हैं, 5 लेंथ का है, n इज इक्वल टू 5 है। तो 5 लेंथ का है तो इसके जितने भी परम्यूटेशन निकालोगे वो 5 लेंथ के होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपके पास कितने इवन इंडेक्स हो सकते हैं, 0 1 2 3 4। तो n इज इक्वल टू 5 है तो कितने इवन इंडेक्स हो रहे हैं, देखो तो 1 2 3 इवन इंडेक्स हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि n इज इक्वल टू 5 है तो इवन इंडेक्स कितने हो रहे हैं, इवन IDX 3 हो रहे हैं। और ऑड इंडेक्स कितने हैं, ऑड इंडेक्स एक 1 और एक 3 यानी कि 2 है, ऑड इंडेक्स 2 है। और मान लेते हैं n इज इक्वल टू 6 होता तो 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं 6 लेंथ का स्ट्रिंग होता तो 0 1 2 3 4 5। तो देखो n मेरा कितना होगा, n मेरा 6 है, ठीक है। कितने इवन इंडेक्स है वो बताओ, 1 2 3 3 है। और ऑड इंडेक्स कितने हैं, 1 2 3, ऑड इंडेक्स भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमने क्या डिराइव कर लिया कि अगर गिवन स्ट्रिंग का लेंथ n है, ठीक है, तो पता है टोटल कितने इवन इंडेक्स पॉसिबल है, टोटल इवन इंडेक्स पॉसिबल है n प्लस 1/2, ठीक है। n प्लस 1/2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जब n इज इक्वल टू 5 था तो इवन इंडेक्स 3 है, मतलब 5 + 1/2, ठीक है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ ऑड इंडेक्स जो होंगे वो आप आराम से निकाल सकते हो n/2 करके। देखो यहाँ पर 5/2 करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर 2 ऑड इंडेक्स है। यहाँ पर 6/2 करोगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 3 ऑड इंडेक्स है, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया कि कितने ऑड इंडेक्स होंगे और कितने इवन इंडेक्स होंगे, वो हमने पता कर लिया है, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल जो था वो n इज इक्वल टू 5 लेंथ का था, ABCAE। इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं वापस से, ABCAE, n इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। ओके, अब जितने परम्यूटेशंस होंगे उसका भी लेंथ 5 ही होगा, जब भी जस्ट बताया आपको, ठीक है। अब एक बात बताओ कि इवन कितने इंडेक्सेस हैं, 1 2 3, 3 है, यानी कि कितना, कैसे निकालते थे, n प्लस 1/2, 3 ऐसे पोजीशंस हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन 3 पोजीशन पे हमें कितना नंबर रखना है, 3 नंबर रखना है, ऑब्वियस सी बात, 3 डिजिट रखना है। तो यहाँ से हम कोई भी 3 डिजिट उठा लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इसको उठाया, फिर इसको उठाया, फिर इसको उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर, तो यहाँ से मेरे पास कितने नंबर निकल सकते हैं, 3 नंबर निकलेंगे, जो कि यहाँ जाएगा, इधर इधर इधर। और 2 नंबर निकलेगा जो, जिसमें से 1 नंबर यहाँ जाएगा और 1 नंबर यहाँ जाएगा, ठीक है। तो पहले इवन का बात कर लेते हैं कि 3 नंबर मैं चुनूँगा यहाँ से, ठीक है। तो उसको मैं ये एक यहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बस अभी इवन की बात कर रहा हूँ कि इवन इंडिसेस मेरे पास कितने थे, इंडेक्स नंबर 0 था, इंडेक्स नंबर 2 था और इंडेक्स नंबर 4 था ना। मैं इंडेक्स नंबर 0 2 और 4 पर सिर्फ ध्यान दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 3 इंडेक्स है तो मतलब मुझे 3 डिजिट्स चाहिए होंगे, है ना। तो उन 3 डिजिट से मैं यहाँ पर कितने परम्यूटेशन निकाल सकता हूँ, जस्ट आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 3 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ तो समझ में आया। और ये 3 हमने कैसे निकाला था याद है, n प्लस 1/2 करके निकाला। टोटल इंडेक्स कितने थे मेरे पास, इवन इंडेक्स, मेरे पास टोटल इवन इंडेक्स थे n प्लस 1/2 थे, मतलब इतने इवन इंडेक्स थे, 1 2 3, n प्लस 1/2 से, ठीक है। तो 3 की जगह मैं यहाँ, मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए कि मुझे इतने डिजिट्स चाहिए होंगे, n प्लस 1/2 डिजिट्स चाहिए होंगे। तो उन n प्लस 1/2 डिजिट्स को मैं यहाँ पर कितने पॉसिबल वेज में परम्यूट कर सकता हूँ, n प्लस 1/2 फैक्टोरियल वेज में परम्यूट कर सकता हूँ। तो ये तो अभी मैंने बस इवन इंडेक्स का बताया आपको। सिमिलरली ऑड इंडिसेस भी होंगे मेरे पास, मेरे स्ट्रिंग में कितने ऑड इंडिसेस होंगे, n/2 ऑड इंडिसेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर n/2 कितना आ रहा है, 1 2 3 4, इसका लेंथ 5 है ना, तो 5/2 कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब मेरे पास टोटल 2 ऑड इंडेक्स है, ठीक है। एक है मेरा इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 3 है। तो इसमें दो, ऑब्वियसली दो इतने डिजिट्स आएंगे, n/2 डिजिट्स आएंगे, तो उनको यहाँ पर म्यूट करने की कितने पॉसिबिलिटी है, n/2 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो ये तो मैंने अलग से इवन में कितने पॉसिबिलिटी हैं परम्यूटेशन के और ऑड में कितने पॉसिबिलिटी है परम्यूटेशन के, ठीक है। इसके हर एक परम्यूटेशन के लिए इससे एक कंबाइन करेंगे तो एक बैलेंस्ड एक स्ट्रिंग बनेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर से ये इवन इंडेक्स में जो इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 4 था, मान लेते हैं यहाँ पर अपने ई डाला, सी डाला और ई डाला, भी डी डाला, ठीक है, ए सी ई डाल दिया मान लेते हैं। और यहाँ पर अपने दो पोजीशन थे, यहाँ पर अपने बी और डी डाल दिया, ठीक है। या फिर आपने यहाँ पर डी और बी डाल दिया। तो देख लो इसको इससे मिक्स करोगे तो एक स्ट्रिंग बनेगा पूरा का पूरा, ठीक है। फिर इसको इससे करोगे तो एक स्ट्रिंग बनेगा पूरा का पूरा। तो ये तो एक हो गया ना। अब इसमें भी परम्यूट कर सकते थे ना, इसमें भी टोटल परम्यूटेशन बहुत सारे थे। तो यहाँ पर मान लेते हैं सी ए ई हो गया, तो इसको फिर इससे कंपेयर मतलब ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर इसको इससे कंपेयर करके ज्वाइन करके स्ट्रिंग बन जाएगा। यानी कि टोटल देख रहे हो इसके एक के लिए सबसे कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि n+1/2 फैक्टोरियल जो इवन इंडेक्स में थे टोटल परम्यूटेशन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने ऑड इंडेक्स में जो परम्यूटेशन थे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा हमने निकाल लिया है, इसको मैं यहाँ स्टोर करके रख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि दिस इज़ नथिंग बट टोटल ओवरऑल टोटल परम्यूटेशंस पॉसिबल, ठीक है। इतना ओवरऑल परम्यूटेशन पॉसिबल है, ठीक है। एज पर दी गिवन लेंथ n टोटल इतने परम्यूटेशन पॉसिबल निकल सकते हैं। बट एक चैलेंज क्या है कि मैंने आपको बताया था ना कि जब आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी परम्यूटेशन की तो आप निकालते थे, ठीक है, n फैक्टोरियल। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी है, तो टोटल परम्यूटेशन कितना आएगा, मान लेते हैं इसका लेंथ है आपका 4 है, n = 4 है ना। देखो तो टोटल परम्यूटेशन n फैक्टोरियल पॉसिबल तो है, बट आपको इसमें जो डुप्लीकेट्स को अवॉइड करना है। तो जो भी एलिमेंट डुप्लीकेट है, जैसे ए देखो 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से। 2 यहाँ पर क्या है, ए की फ्रीक्वेंसी है, तो ए की फ्रीक्वेंसी को मैं f1 मान लेता हूँ, तो f1 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लेते हैं बी भी 2 बार आया होता, ठीक है, तो बी की मान लेते हैं बी 3 बार आया होगा, ठीक है। तो बी का फ्रीक्वेंसी कितना है, मान लेते हैं बी का फ्रीक्वेंसी f2 है, तो उसको भी डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ये बड़ा बेसिक सा चीज़ था, ठीक है। तो हमारे इनपुट में भी तो डुप्लीकेट डिजिट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ए 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो उसका भी तो हमें ख्याल रखना है, ओके। तो अब देखते हैं कि उसको हम कैसे निकालेंगे। ये तो समझ में आ गया कि हाँ टोटल परम्यूटेशन पॉसिबल इतना है, ठीक है। बट जो डिवाइड करने वाला पार्ट है, कौन कितनी बार आया है, वो हम कैसे करेंगे, है ना। और जैसे मान लेते हैं इवन इंडेक्स में आपने, ये इवन इंडेक्स था, आपने यहाँ पर देख रहे हो ए को एक ही बार लिया है। बट ऐसा भी तो हो सकता था कि आप यहाँ पर दोनों ए को यहाँ ले लेते और जो सी था उसको यहाँ ले लेते कहीं पर, मतलब समझ रहे हो कि फिर इवन इंडेक्स वाले परम्यूटेशन में आपको डिवाइड करना पड़ता बाई 2 फैक्टोरियल से। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं, मतलब सारे पॉसिबिलिटी लिखने बैठोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। बस हमें इतना एक इम्पॉर्टेंट डेटा हमें ये मिल गया है कि भाई टोटल परम्यूटेशन तो इतना पॉसिबल है, ठीक है। जहाँ पर ये मेरा क्या था, इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेरा इवन का था और ये मेरा ऑड का था जहाँ हमने निकाला था। बट हमने अभी तक ये परफेक्शन से नहीं निकाला ये वाला, है ना। इसमें भी तो किसी चीज़ से डिवाइड होगा, इसमें भी तो किसी चीज़ से डिवाइड होगा अगर हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स लेते हैं तो, है ना। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है जो हमने कैप्चर किया है। पहला पॉइंट ऊपर हमने कैप्चर किया था, डब्बे में डाला था हमने, ठीक है। ये मेरा दूसरा पॉइंट हमने कैप्चर किया, तो इसीलिए हार्ड प्रॉब्लम है, मल्टीपल चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी इस प्रॉब्लम में। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपको याद होगा यहाँ पर हमने ये लिखा था ना n फैक्टोरियल बाई f1 फैक्टोरियल इंटू f2 फैक्टोरियल, जहाँ पर f1 क्या था, a का फ्रीक्वेंसी था, और f2 क्या था, b का फ्रीक्वेंसी था। b 3 बार आया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, n फैक्टोरियल मेरा ओवरऑल फैक्टोरियल है, मतलब टोटल परम्यूटेशन, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 1/f1 फैक्टोरियल, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1/f1 फैक्टोरियल से, और मल्टीप्लाई कर दिया 1/f2 फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ध्यान देना कि जब आपने इवन इंडेक्स का निकालने की कोशिश की है, जैसे ये इवन का टोटल पॉसिबिलिटी है n+1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इवन पोजीशन जो है, मान लेते हैं इवन पोजीशन 0 है और इंडेक्स नंबर 2 है और इंडेक्स नंबर 4 है, ठीक है। तो अब देखो आपके पास पता है ऑप्शंस है, यहाँ पर पता है ऑप्शंस क्या है कि अगर आप यहाँ नोटिस करो तो ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, देखो तो 2 है, बी का फ्रीक्वेंसी 3 है, सी का फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अब आपके पास पता है ऑप्शन क्या है
कि ए का देख रहे हो, दो फ्रीक्वेंसी है, तो हो सकता है आपने दोनों ए को इवन पोजीशन में रख लिया, दोनों ए को इवन पोजीशन में रख लिया, मतलब इस ए को यहाँ रख लिया, या फिर यहाँ रख लिया, या फिर यहाँ रख लिया, बट मुद्दा क्या है कि दोनों ए को आपने इवन पोजीशन में रख लिया। ठीक है, तो इवन का जब फैक्टोरियल आपने निकाला है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इवन वाले में ए का जितना फ्रीक्वेंसी था, दो मान लेते हैं ए का फ्रीक्वेंसी दो था, दो फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और हो सकता है आपने ए को दोनों ए को नहीं लिया हो सकता है आपने सिर्फ एक ए को लिया हो, यहाँ पर भले दो ए हमारे पास है ना, हो सकता है आपने सिर्फ एक ए को लिया हो, और जो ऑड पोजीशन में वहाँ पर दूसरा ए को ले लिया हो, इंडेक्स नंबर 1, 3 और 5, एंड मान लेते हैं ऑड पोजीशन में आपने दूसरे ए को ले लिया। ठीक है, तो ऑड वाले में ए का फ्रीक्वेंसी 1 ही है, तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली बी को देखो हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ए को इवन पोजीशन के लिए लो ही ना, है ना। देखो यहाँ पर अपने ग्रीन वाला इवन पोजीशन है, इवन इंडेक्स है, तो यहाँ पर अपने इवन इंडेक्स में ए को लिया ही नहीं, खाली ऑड में ही ले लिया। तो देखो ऑड में, ऑड वाले पोजीशन पे ए हमने 2 बार लिया है, तो ऑड का जब मैंने निकाला था यहाँ पर, ये रहा, ये ऑड का परमिटेशन था ना, तो यहाँ पर मैं उससे डिवाइड करूँगा ए का जितना ही फ्रिक्वेंसी था, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं इसको दोबारा से समझाने के लिए मैंने एक क्लियर एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं ABBCAD है, इसका लेंथ n है, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, सबकी फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ कि ए जो है देखो कितनी बार है, ए 2 बार है, और बी को मैं कितना बार, बी को चलो 3 बार कर देते हैं, बी जो है वो मेरा 3 बार है ना, और सी मेरा 1 बार है, ओके। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने इवन इंडेक्स को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, देखो इवन इंडेक्स ये है, और ऑड इंडेक्स को ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, है ना। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, फिर से वही मैं बता रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन है ना, और यहाँ पर ABBCAB नहीं होगा, यहाँ पर रियल में डिजिट्स होंगे, यहाँ ए नहीं हो सकता, यहाँ 3 हो, यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 5 हो, यहाँ पर 6 हो, यहाँ पर 7 हो, है ना। तो बस मैं ABCD इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो हमें समझने में, सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स ले लिए हैं, ओके। तो सबकी फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी है, तो अब देखो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि भाई ए का 2 फ्रीक्वेंसी है ना, ए का 2 फ्रीक्वेंसी है, तो ए को हो सकता है कि मैं 0 टाइम्स लूँ इवन इंडेक्स वाले पोजीशन के लिए। ठीक है, इवन इंडेक्स वाले पोजीशन के लिए हो सकता है मैं ए को 0 टाइम्स लूँ, ओके। इवन इंडेक्सेस में ए का काउंट कितना लिया मैंने, 0 लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिमेनिंग ए का काउंट है, यानी कि वो बाकी कहाँ जाएंगे, ऑड इंडेक्स वाले काउंट में चले जाएंगे। ऑड इंडेक्स में टोटल मेरे पास 2 ए था, और मैंने इवन इंडेक्सेस के लिए 0 ए लिया, तो रिमेनिंग 2 ए बच गए, उसको मैं 2 ए वो ऑड इंडेक्स में ले लूँगा, है ना। अगर इवन इंडेक्स में मैंने ए को लिया ही नहीं, तो इवन इंडेक्स में मैं 2 ए को लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सारे कैरेक्टर को यूज़ करना है, तभी तो परमिटेशन निकलेगा, आप स्किप नहीं कर सकते, किसी कैरेक्टर को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हुआ कि मान लेते हैं आपने एक ही बार लिया, किसके लिए, नहीं ए आपके पास 2 बार था ना, आपने ए को 1 बार लिया इवन इंडेक्स पोजीशन के लिए, तो ऑड इंडेक्स पोजीशन के लिए ए को कितने बार ले पाओगे, टोटल फ्रिक्वेंसी ए की कितनी है, 2 है, और माइनस इवन के लिए आपने 1 लिया है, तो 2 - 1 दैट इज़ 1 ले पाओगे ऑड इंडेक्स के लिए। तो इस केस में कैसा दिखेगा कि ए यहाँ पर भी हो सकता है, इवन इंडेक्स में कहीं पर भी हो सकता है, और ऑड में भी कहीं पर भी हो सकता है, एक एक एक। ठीक है, तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी निकल कर आ रहा है कि हर कैरेक्टर के पास देख रहे हो इतने पॉसिबिलिटी हैं कि इस ए को मैं इवन इंडेक्स में 0 बार लूँ, इवन इंडेक्स में 1 बार लूँ, इवन इंडेक्स में 2 बार लूँ, ये मेरे पास ऑप्शन है। तो मैं ना ये इस पॉसिबिलिटी को यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एवरी कैरेक्टर ना बोल के मैं डिजिट लिख देता हूँ, एवरी डिजिट हैज़ ऑप्शंस, और ऑप्शन क्या है वो, इवन इंडेक्स में कितना मुझे लेना है उस डिजिट को, काउंट ऑफ दैट डिजिट। ठीक है, इवन इंडेक्स में कितने उस डिजिट को लूँगा मैं, ओके। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ऑड इंडेक्स में काउंट ऑफ दैट डिजिट। ठीक है,
तो ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये ऑड वाले। अगर आपको इवन पता चल गया तो आप ऑड तो ऐसे ही निकाल लोगे। आपने इवन इंडेक्स के लिए मान लेते हैं एक्स टाइम्स ए को ले लिया है, तो ऑड इंडेक्स में कितना होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जितना था और माइनस एक्स कर दो, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ऑड इंडेक्स के लिए आपने कितने टाइम्स ए को लिया है, ऑड इंडेक्स उसे डिजिट को ऑड इंडेक्स के लिए कितना काउंट बचा है ऑड इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं डब्बे में डाल रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, ओके, अब यहाँ से हमारा आंसर कैसे बिल्ड होगा वो समझो। तो देखो अब आगे देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है इसको। मैंने आपको बताया था ना कि जब आपको एन लेंथ का स्ट्रिंग दिया रहता है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल परम्यूटेशन तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कि टोटल परम्यूटेशन एन फैक्टोरियल होगा। ठीक है, बट कितने से डिवाइड करना है उससे हम क्या निकाल पाते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है हर कैरेक्टर की। मान लेते हैं कोई डिजिट है जो 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, कोई डिजिट था जो 3 बार आया तो 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा, कोई डिजिट सिर्फ 1 बार आया तो मान लेते हैं सी है तो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये, लेकिन एक चीज़ देखो, ये तो फिक्स्ड है कि भाई ये तो फिक्स्ड आंसर होगा कि ओवरऑल अगर एन पोजीशन है मेरे पास, ओवरऑल एन पोजीशन है तो टोटल इतने पॉसिबल परम्यूटेशन है। ठीक है, लेकिन डिवाइड किससे करना है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन करेक्टर कितनी बार आ रहा है ना। तो याद करो, हम ये काम अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया था कि इवन इंडिसेस का हमने अलग से कैलकुलेट किया था कि n+1/2 फैक्टोरियल, और सिमिलरली ऑड इंडिसेस का हमने अलग से निकाल लिया था n/2 फैक्टोरियल, और हमने फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ओवरऑल हमारा ये है ना, ओवरऑल हमारा ये है। अब डिवाइड किससे करना वो हमें पता करना होगा बस, है ना। मान लेते इवन इंडेक्स हमारे पास 3 था, 1 2 3, और मान लेते ऑड इंडेक्स हमारे पास 2 था। ठीक है, मान लेते हैं ऑड इंडेक्स 4 था, चलो ऑड इंडेक्स कितना मान लेते हैं, ऑड इंडेक्स 2 ही मान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अब बात आती है कि इवन इंडेक्स में का जो हमने निकाला है फैक्टोरियल, ठीक है, उसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से डिजिट इस इवन पोजीशंस में डाल रहे हैं, है ना। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि मान लेते हैं कि इवन इंडिसेस की मैं अगर बात करूं, चलो मैं यहाँ पर इवन इंडेक्स की ही बात लिख रहा हूँ, इधर डिवाइड कर देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में इवन इंडेक्स की बात करेंगे और राइट हैंड साइड में ऑड इंडेक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इवन इंडेक्स से ही आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। मान के चलते हैं हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम में दे रखा है कि डिजिट्स में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन 9 हो सकता है। ठीक है, मान के चलते हैं चलो 0 को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर 0 की फ्रीक्वेंसी 0 होगी, मतलब 0 था ही नहीं अगर आपके स्ट्रिंग में, तब तो कुछ करेंगे नहीं, छोड़ दो। अगर होगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं अभी आपका डिजिट ये है ना, डिजिट 0 है। तो अब और मैंने बोला था कि मान के चलते हैं 3 इवन इंडेक्स का पोजीशन है मेरे पास, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 4। ठीक है, और यहाँ पर इंडेक्स नंबर 3 है, सॉरी इंडेक्स नंबर 1 है मान लेते हैं, और इंडेक्स नंबर 3 है यहाँ पर, और इंडेक्स पोजीशन है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मान लेते हैं 0 की फ्रीक्वेंसी 5 थी, चलो मान लेते हैं 0 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, मान के चलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है कि 0 को मैं कितनी बार ले सकता हूँ इस इवन इंडेक्स पोजीशंस के लिए। ठीक है, तो उस पर मैं आराम से फॉर लूप तो चला ही सकता हूँ कि जितनी बार मुझे इस डिजिट को लेना है, या तो मैं 0 टाइम्स लूँगा, या तो मैं काउंट जो है लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स लूँगा, क्योंकि देखो 0 की फ्रीक्वेंसी 2 है ना। ओके, या तो मैं 0 टाइम्स लूँगा या तो 2 टाइम्स लूँगा, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, इतनी बार इतने पॉसिबिलिटी हैं। हर एक बार अगर मैं 0 को अगर मान लेते एक ही बार सिर्फ लूँ यहाँ पर, तो ऑड इंडेक्स में 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैं यहाँ पर दोनों 0 यहीं पर ले लूँ, तो ऑड इंडेक्स में 0 की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पर होगी ही नहीं। या फिर इवन इंडेक्स में मैं 0 को लूँ ही नहीं लूँगा, तो ऑड इंडेक्स वाले में देखो 0 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑड वाले में हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे इस केस में, क्योंकि 0 2 बार आया है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये फॉर लूप मैं क्यों लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे हर डिजिट का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है पॉसिबल। ठीक है, तो इवन पोजीशन पे कितनी बार ले रहा हूँ मैं उस डिजिट को, है ना, वो मैं निकाल लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि इंट इवन
पोजीशन से जितने भी इवन इंडेक्स हैं उसमें मैंने कितने काउंट लिए हैं इस करंट डिजिट को। मान लेते हैं करंट डिजिट मेरा ये है, डिजिट है जो भी है, ठीक है। तो मान के चलते हैं अभी काउंट मैंने लिया है ना, इवन इंडेक्स में मैंने इसे ज़ीरो का मान लेते हैं, ज़ीरो मान लेते हैं मेरा डिजिट था, उसका इतना फ्रीक्वेंसी लिया है, काउंट का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है। तो ऑड का आप आराम से निकाल सकते हो, आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑड पोजीशन में इंडेक्सेस में कितने काउंट होंगे इस डिजिट के, इसी सेम डिजिट के, जितना ओवरऑल फ्रीक्वेंसी था इस डिजिट का। कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिजिट, है ना। तो आप सारे डिजिट का फ्रीक्वेंसी एक मैप में स्टोर कर लेना, फ्रीक्वेंसी डिजिट जितना ओवरऑल था माइनस आपने अभी काउंट ले लिया है किसके लिए, इवन के लिए, तो ऑड के लिए इतना बचेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो आपको एटलीस्ट इससे ये पता चल गया कि इतना फ्रीक्वेंसी है इवन इस डिजिट का, इस डिजिट को आपने इवन इंडेक्स के लिए इतना लिया है और ऑड इंडेक्स के लिए इतना लिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये तो मैंने ज़ीरो का सिर्फ निकाला अभी तक, अगर मैं ये तो बस अभी मैंने ज़ीरो के साथ खेल रहा हूँ, है ना। तो इसके हिसाब से ज़ीरो की फ्रीक्वेंसी इतनी है इवन वाले में, और ऑड इंडिसेस वाले में ज़ीरो की इतनी फ्रीक्वेंसी मैंने ली है ना। इस ज़ीरो बोले तो मतलब इस डिजिट की मैंने इतनी फ्रीक्वेंसी ली है, ओके। तो किसी का भी जितना भी फ्रीक्वेंसी होता है, तो याद करो ओवरऑल जो मेरा रिजल्ट होता है ना, याद करो ओवरऑल जो मेरा n फैक्टोरियल आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें हम डिवाइड करते थे किससे, जो भी फ्रीक्वेंसी होती थी जो रिपीटेड है। जैसे मान लेते हैं इवन पोजीशन काउंट उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई ये भी देखो इतनी बार रिपीट हुआ है ऑड वाले में, है ना, ऑड पोजीशन काउंट फैक्टोरियल। और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में याद है मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया था ना, कौन सा वेरिएबल था, टोटल परम्यूटेशन पॉसिबल, है ना। ऊपर में तो यही रहेगा टोटल परम्यूटेशन पॉसिबल, ओके। तो ओवरऑल में मैं यहाँ ये लिख दे रहा हूँ कि ये टोटल परम्यूटेशन पॉसिबल में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब हम बाद में देख लेंगे कि हाँ इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो ये डिवाइड हो रहा है ना, मतलब या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि टोटल परम्यूटेशन पॉसिबल जो भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई इतना इंटू 1 बाई इतना। तो ये कैसे निकालना वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बट मैं अभी के लिए लिख दे रहा हूँ कि मैंने 1 बाई इतना का फैक्टोरियल इंटू 1 बाई इतना का फैक्टोरियल निकाल लिया है किसी वेरिएबल में, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूँ, इसको डिव मान लेता हूँ, डिव इंट नाम डिव में ले लेता हूँ, है ना। या तो लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू आ सकता है, लॉन्ग लॉन्ग ले लूँगा, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान देना कि आपको मॉड्यूलो भी निकालना पड़ता है, इसका मॉड्यूलो m, है ना। तो उस पर हम लोग आएंगे बाद में, है ना, इस पर भी एक अलग से चर्चा होगा। बट अभी मैं आपको रफ फिगर दिखा रहा हूँ कि किस तरह हम लोग चल रहे हैं। अभी तक जो भी हमने समझाया है सब बेसिक मैथमेटिक्स ही है, कि मुझे फ्रीक्वेंसी पता थी 1 बाई फैक्टोरियल इतना, 1 बाई इतना फैक्टोरियल कर दिया। अब देखो ये तो मैंने डिजिट ज़ीरो का सिर्फ निकाला ना, सिमिलरली और इस डिजिट ज़ीरो का मैंने एक काउंट लिया है, फिर जब दोबारा ये फॉर लूप चलेगा तो काउंट इज इक्वल टू 1 होगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर मान लेते काउंट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इवन इंडिसेस में मैंने इस डिजिट को एक बार ही लिया है और ऑड इंडेक्स में मैंने इस डिजिट को सिर्फ एक बार लिया है। तो उस केस में जो भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आएंगे वो मेरा कुछ अलग आंसर देगा। तो हमें सारे पॉसिबिलिटी निकालने हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी आपने क्या किया है कि इवन इंडेक्स में इस डिजिट का आपने निकाला, अभी एक पॉसिबिलिटी निकाला, ठीक है। ये तो आपने ज़ीरो को लिया अभी, है ना। और भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 9 जो भी है, तो उसके लिए आप फर्दर सेम चीज़ करना चाहोगे, है ना। तो एक्चुअली में हमारे पास सारे पॉसिबल ऑप्शंस है ना, तो इस पॉसिबल ऑप्शन को आपने लिया और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की, है ना। ये तो पॉसिबल ऑप्शन आपने ले लिया, उसके हिसाब से कैलकुलेशन भी कर दिया आपने। बट फर्दर जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसके लिए भी तो आपको सॉल्व नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, मतलब रिकर्सिवली आपको सॉल्व करना पड़ेगा सारे नंबर्स के लिए, ठीक है। सॉल्व में आप डिजिट पास कर रहे हो मान के चलते हैं, ठीक है। और उस डिजिट की जो भी फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पर 2 मैंने लिखा है तो यहाँ लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ जो भी डिजिट के बारे में यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो ये देखो डिजिट मैंने ज़ीरो का किया था, है ना। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, डिजिट प्लस 1 कर दूंगा कि भाई अब 1 का देख लेते हैं, है ना। उसके बाद डिजिट 2 का देख लेंगे, और अगर डिजिट की फ्रीक्वेंसी 0 हुई तो यहाँ से पता चल जाएगा मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट अगर 0 होगी तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं, है ना। तो जिसकी जिसकी जो कैरेक्टर अवेलेबल है, जो डिजिट्स अवेलेबल है मेरे स्ट्रिंग में, बस उनके लिए ही ये काम होगा, है ना। चलो एक चीज़ तो हो गया मेरा, ठीक है, ओके। अब देखो, अच्छा यहाँ पर डिजिट +1 होगा, सॉरी, है ना, क्योंकि अभी मैं डिजिट का निकाल रहा था,
मतलब डिजिट की वैल्यू 0 से स्टार्ट की थी मैंने, उसके बाद डिजिट प्लस 1 यानी कि 1 के साथ भी मैं सेम काम करूँगा कि 1 की फ्रीक्वेंसी जितनी होगी, मान लेते हैं 1 की फ्रीक्वेंसी 0 की इंडेक्स इवन पोजीशन के लिए और ऑड के लिए कुछ की, ठीक है। फिर 1 की फ्रीक्वेंसी 1 करी इवन इंडेक्स पोजीशन के लिए एंड ऑड के लिए कुछ करी एंड सो ऑन, है ना। तो हर डिजिट के लिए मैं हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा हूँ फॉर इवन इंडेक्स पोजीशन एंड हेंस फॉर ऑड इंडेक्स पोजीशन ऑल्सो, ठीक है। तो अब सिमिलरली मैंने यहाँ पर इसे डिजिट का जब निकाल लिया तो रिमेनिंग इस पॉसिबिलिटी के लिए जो एक रिकर्शन ट्री मेरा आगे जाएगा वो डिजिट प्लस 1 के लिए जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको क्या ख्याल रखना चाहिए था, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, इधर देखो, टोटल मेरे पास इवन पोजीशंस कितने हैं, इवन पोजीशंस मेरे पास टोटल कितने हैं, n+1/2 है, ये तो आपको पता ही है। टोटल इतने इंडिसेस हैं इवन में, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि और मान के चलते हैं कि भाई जो मेरा कोई भी डिजिट है, मान लेते हैं कोई भी डिजिट है, मान के चलते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना इस डिजिट का, मान के चलते हैं ये 2 है, लेकिन मान लेते हैं मेरे पास इवन पोजीशन टोटल 5 होता, तो ऑब्वियस सी बात है आप जब जितनी फ्रीक्वेंसी भाई उतनी ही ना बार आप उस नंबर को यूज़ कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर काउंट जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, जो भी मिनिमम वैल्यू है। मान लेते हैं मेरे पास सिर्फ 2 ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, किसी भी डिजिट की, और टोटल इवन पोजीशन 5 है, तो ऑब्वियस बात है 5 बार आप इस 2 को ले ही नहीं, मतलब जो भी डिजिट है उसको ले ही नहीं पाओगे, जो मिनिमम है वही ले पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर ये लिख देना कि जो भी मिनिमम हो, है ना, मिनिमम ऑफ जो भी फ्रीक्वेंसी है उसकी डिजिट, है ना, और जितने इवन पोजीशन, टोटल कितने इवन पोजीशन, n+1/2 इवन पोजीशन है, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि मान के चलते हैं मेरे पास इवन पोजीशन 3 है, मान लेते हैं इवन पोजीशन, मान लेते हैं मेरे पास 10 है, ठीक है, और मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है इसका 12 है, मान के चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये 12 है बट मेरे पास इवन पोजीशन सिर्फ 10 है, तो थोड़ी ना इस पूरे को मैं इस इवन पोजीशन में कैसे डाल सकता हूँ। मान लेते हैं 10 पोजीशन है, इवन है सारे के सारे, ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, बस एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। लेकिन किसी डिजिट का फ्रीक्वेंसी सिर्फ 12 है ना, ये किसी डिजिट का फ्रीक्वेंसी 12 है, मतलब इसका काउंट देखो तो 10 प्लेसेस हैं बट वो ज़्यादा बार आया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप 12 को 10 जगह पे कैसे फिल कर सकते हो, नहीं फिल कर पाओगे। तो जो मिनिमम है उतनी ही बार यूज़ करेंगे उस यहाँ पर काउंट जो है मिनिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी, उस डिजिट की जो फ्रीक्वेंसी है और जितने इवन पोजीशन में, दोनों में से जो भी मिनिमम है उतनी ही बार इस काउंट के फॉर लूप को आप चलाओगे, है ना। बेसिक सा चीज़ था, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैंने बता दिया, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन था, आई थिंक ये फिगर आउट कर लेते हैं आप आराम से। ये वाला पार्ट है ना, मिनिमम क्यों लगाया मैंने यहाँ पर, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, इसीलिए मैंने इसको समझाया है, ओके ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ गया। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि देख रहे हो ये डिजिट तो आप लेते चले जा रहे हो, डिजिट +1 आ गया, एक समय ऐसा आएगा ना कि ये डिजिट 10 तक पहुंच जाएगा, है ना। डिजिट या तो 0 हो सकता है या तो 1 2 3 4 एंड 7 9 तक जा सकता, डिजिट 10 नहीं हो सकता। प्रॉब्लम में दे रखा कंस्ट्रेंट में कि डिजिट 9 तक ही रहेगा, तो आप बेस केस आराम से डाल सकते हो कि अगर डिजिट का वैल्यू 10 हो गया, है ना, इसका मतलब अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 0 से 9 तक ही मुझे निकालना था, अब 10 के लिए हम नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर से रिटर्न हो जाएंगे। बट रिटर्न होते वक्त आप यहाँ पर चेक कर लो कि आप अभी तक आपने जिस पॉसिबिलिटी में आप पहुँचे हो इस बेस केस में, है ना, एक रिकर्सिव ट्री बना होगा ना, है ना, तो बहुत सारा ट्री बना होगा, तो आप यहाँ पर पहुँचते पहुँचते एक फाइनल केस में पहुँचे होगे जिस वक्त डिजिट का वैल्यू 10 हो गया होगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इस पाथ से आप जिस पाथ से आप पहुँचे हो, क्या आपने इवन डिजिट जो जो लिए हैं इवन इंडेक्सेस में उसका जो सम था, है ना, तो उसका सम क्या ले लूँ, सम इवन सम ले लूँ, इवन डिजिट सम ले लेता हूँ। क्या वो बराबर है ओवरऑल सम बाई 2 के, ओवरऑल सम जो था वो तो हमने निकाल लिया था, उसके बराबर होना चाहिए पहली चीज़। और एक और क्या सोच ये हो सकता है, खुद सोचो और क्या कंडीशन हमें चेक करना चाहिए। हमें एक और ये इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करना चाहिए कि इवन इंडेक्स में मैंने जितने भी डिजिट्स लिए हैं, इवन कितने इवन पोजीशंस है खुद बताओ, n+1/2 इवन पोजीशंस है, ठीक है। तो आप इवन डिजिट्स भी कितने ले सकते हो, n+1/2 ही ले सकते हो। तो कितने आपने डिजिट्स लिए हैं वो भी आपका काउंट रखना पड़ेगा, इवन डिजिट्स काउंट।
आपने कितने लिए हैं, कितने ले सकते हो, n+1/2 ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया मतलब आपका आंसर ट्रू, मतलब ये वैलिड पाथ है। और अगर एक भी वैलिड पाथ आ गया मतलब आपने एकदम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इवन में और ऑड में, तो ओवर ये एकदम करेक्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है ना। तो करेक्ट जब डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ओवरऑल जो परम्यूटेशन था वही भेजोगे। याद है टोटल परम्यूटेशन मैंने जितना निकाला था ओवरऑल मैंने निकाला था वही भेजेंगे, ये वाला, क्योंकि ये तो मेरा ओवरऑल है ना। ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा मेरा ओवरऑल। देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को ध्यान देना कि बेस केस से मेरा ओवरऑल जो रिटर्न होकर आएगा, यहाँ पर नीचे था ना, ये देखो यहाँ से मैं ये मेरा करेक्ट पाथ में हूँ तो मैं यहाँ पर टोटल पॉसिबल परम्यूटेशन जो मैंने निकाला था वो रिटर्न कर रहा हूँ। तो देखो ये इसका मतलब क्या है कि ये टोटल वाला फैक्टोरियल है जो न्यूमरेटर में होता, तो ये रिटर्न होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न होगा। और याद करो ये हमने निकाल रखा था ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आया ये ओवरऑल है मेरा। ठीक है, उसको डिवाइड हमें इससे करना था, डिव से। याद करो यही तो कर रहे थे, डिवाइड, या तो सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाइड बाई डिव कर दो, क्योंकि डिव एक्चुअली में क्या है देखो तो 1/, इसका फ्रीक्वेंसी का फैक्टोरियल है, 1/, इसका फ्रीक्वेंसी का फैक्टोरियल है। ठीक है, तो देखा है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/, इवन पोजिशन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1/, ऑड पोजिशन फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखा जाए तो एकदम वही फॉर्मूला बैठ गया ना आपका, ओवरऑल परम्यूटेशन डिवाइडेड बाई किसी डिजिट का फ्रीक्वेंसी और किसी डिजिट का फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही तो होता था, यही तो फॉर्मूला था, है ना। तो इससे कुछ पॉसिबल वेज निकल कर आएगा, वेज प्लस इज इक्वल टू, है ना। तो देख रहे हो यहाँ पर बस एक काउंट इज इक्वल टू 0 के लिए इतना बड़ा पाथ गया, है ना। फिर जब काउंट इज इक्वल टू 1 होगा तो फिर कुछ पॉसिबिलिटी निकल कर आएगा, तो हम वेज में प्लस करते जाएंगे उसको। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न वेज कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम टफ पता है क्यों था, क्योंकि ये रिकर्शन वाला पार्ट लिखना थोड़ा सा मुश्किल था, है ना। क्या क्या आपको कंसिडर करना है रिकर्शन में। डिजिट तो हमने आसानी से पकड़ लिया, अब हमें एक और चीज़ ध्यान देना था कि सम भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कि इवन डिजिट हमने जो लिया है उसका करंट सम क्या है करेंटली, है ना। इवन डिजिट का सम लेना पड़ेगा, और हमने अब तक कितने डिजिट्स ले लिए हैं उसका भी काउंट हमें रखना पड़ेगा ना, डिजिट्स टेकन काउंट, है ना, ताकि मैं उसको यहाँ पर कंपेयर कर सकूँ। इवन डिजिट्स टेकन काउंट जो भी है वो बराबर होना चाहिए n+1/2, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। ओके, तो आपने देखा कितना स्मार्टली यहाँ पर निकाला गया है सोल्यूशन को। मतलब सबसे पहले तो मैंने इवन इंडेक्सेस में असाइन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो असाइन करते वक्त मुझे एक फ़ायदा क्या हो पा रहा है कि मुझे पता चल जा रहा है कि किस नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसी मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर का कितना फ्रीक्वेंसी यूज़ हुआ है उससे मुझे ये निकालना पड़ेगा ना कितनी बार उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम मुझे डिवाइड करने वाला फैक्टर पहले ही पता चल जा रहा है क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी पता है। ठीक है, और जब मैं अल्टीमेटली पहुंच जा रहा हूं, जब मान लेते हैं मैंने एकदम सही असाइनिंग कर दी नंबर्स की, ऐसा असाइनिंग किया कि ओवरऑल जो इवन इंडेक्स का जो सम है वो एग्जैक्टली ओवरऑल सम बाई 2 के बराबर है, मतलब वो पक्का, अगर इवन इंडेक्स का जो सम है वो ओवरऑल सम बाई 2 के बराबर है, इसका मतलब पक्का ये जो ऑड इंडेक्स का सम होगा वो s/2 के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो बस मैंने एंड में ये चेक कर लिया कि इवन इंडेक्स का सम जो है वो s/2 है ना। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि इवन इंडेक्स में मैंने इतने ही एलिमेंट्स लिए ना जितना हमें लेना चाहिए था। इवन इंडेक्स में कितना एलिमेंट लेना चाहिए था, n+1/2 ही एलिमेंट्स ले सकते हो, इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं ले सकते, है ना टोटल, क्योंकि टोटल इतने ही इवन इंडेक्सेस है मेरे पास, है ना। तो हम उसका भी काउंट रख लेंगे अपने पास कि इवन इंडेक्स का हमने जितने एलिमेंट लिए इवन इंडेक्स एलिमेंट्स का काउंट ले लेंगे, मेंटेन करते चलेंगे वो कितना हमने लिया है। ठीक है, तो और वो काउंट आप कैसे ध्यान दोगे, देखो यहाँ पर आपने एक बार लिया है इस एलिमेंट को। ठीक है, अगर आपने एक बार लिया है, मान ले मतलब काउंट टाइम्स लिया है मान लेते, तो जितना इवन इंडेक्स के लिए एक वेरिएबल रख लेंगे कि इवन इंडेक्स के कितने एलिमेंट्स आपने ले लिए हैं, है ना। काउंट प्लस इज इक्वल टू, नहीं जितना भी होगा, मान लेते इवन इंडेक्स एलिमेंट्स का काउंट है ये, इसमें काउंट ऐड कर देंगे क्योंकि काउंट टाइम्स आप इवन इंडेक्स के लिए एलिमेंट्स ले रहे हो, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो बस आप एंड में जब पहुँचोगे बेस केस में आपको बस ये चेक करना पड़ेगा कि इवन इंडेक्स में जितने डिजिट्स लिए उसका काउंट जो एक्जैक्टली n+1/2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब जब आप इसका मतलब आप लास्ट केस में पहुँच चुके हो। अब जब लास्ट केस में पहुँच चुके हो तो याद करो आपने डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो ऑलरेडी निकाल रखा था, और न्यूमरेटर वाला पार्ट आपको ऑलरेडी पता है जो कि फिक्स्ड वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, है ना। रिटर्न क्या था याद है, जो मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया था, टोटल पॉसिबल परम्यूटेशन, जो एकदम टोटल पॉसिबल परम्यूटेशन, ये मैंने कैसे निकालता याद है,
n+1/2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n/2 का फैक्टोरियल। याद है, ये हमने पहले ही निकाल लिया था। ओके, ये ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे इस वैल्यू को, है ना, उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे, क्योंकि जब ये रिटर्न होगा ना मुझे यहाँ पर, जब यहाँ पर रिटर्न होगा तो मैं यहाँ पर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, वैल्यू से, है ना। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि ये एक्चुअली में देखो डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि 1/, और ये भी 1/, है, ऐसे करके है, तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा निकलता चला जाएगा हर एक पॉसिबल केसेस के लिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक वेज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इक्वल टू 0 है, और जितने पॉसिबल आंसर निकल के आ रहे हैं देखो वेज में प्लस करते जाएंगे, लास्ट में वेज रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सीखें आपने इस प्रॉब्लम से, ठीक है। लेकिन इसमें जो हेविली जो यूज़ हुआ है वो परम्यूटेशन का कंसेप्ट ही यूज़ हुआ है, कि आपको ऑलरेडी पता है कि अगर n लेंथ का ओवरऑल स्ट्रिंग है तो n फैक्टोरियल ओवरऑल परम्यूटेशंस होंगे। लेकिन कोई भी कैरेक्टर अगर आपने ये कोई भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी डुप्लीकेट टाइम्स आ रहा है, वो तो जितनी मतलब मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 1 फैक्टोरियल, f2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना। तो आपको याद होगा कि इवन का आपको पता था कि इवन का इतना इंडिसेस है, और ऑड का भी आपको पता है इतना इंडिसेस है। ठीक है, तो इवन पोजीशंस के लिए अगर आपने काउंट निकाल लिया कि इवन इंडेक्स के लिए आपने किसी डिजिट को कितनी बार लिया है, तो वो डिजिट ऑड इंडेक्स में कितनी बार आएगा वो आपको ऑलरेडी पता चल जा रहा है आराम से। तो बस हमने वही दिमाग लगाया। तो अल्टीमेटली ये पूरा प्रॉब्लम बस इस फॉर लूप से ही सॉल्व हो रहा है, बाकी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं इस प्रॉब्लम में। बस ये फॉर लूप अगर आपने लिख लिया होता ना तो प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो चुका होता आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखा तो प्रॉब्लम हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पर फैक्टोरियल आपको निकालना पड़ रहा है, ये देखो, है ना, n+1 फैक्टोरियल, n/2 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल, ये सब निकालना पड़ रहा है। तो याद करो मैंने आपको पहले ही सिखाया था ना कि फैक्टोरियल को हमेशा प्री कंप्यूट कर लिया करो, है ना। फैक्टोरियल को प्री कंप्यूट कर लिया करो, उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको बार बार फैक्टोरियल फंक्शन कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो प्री कंप्यूट द फैक्टोरियल, है ना। ओके, और आपको ऑलरेडी पता है कि जो डिजिट्स है तो कोई भी डिजिट कितनी बार आ सकता है, कोई भी डिजिट या तो एक बार 0 टाइम्स आ सकता है, या तो एक बार, या तो 2 बार, या तो 3 बार, या तो 4 बार। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ सकता है, n टाइम्स आ सकता है ना। मान लेते हैं स्ट्रिंग का लेंथ n है तो n टाइम्स आ सकता है। तो जितनी बार भी मैं उसकी फ्रीक्वेंसी लूँगा उतनी बार उसकी फैक्टोरियल चाहिए होगा मुझे, है ना, डिवाइड करने के लिए। f1 फैक्टो 1/f1 फैक्टोरियल करते थे ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले सकता हूँ ना मैं। याद करो ये फॉर लूप क्या था एक्चुअली में, फ्रीक्वेंसी कितनी बार मैं उस डेट को ले रहा हूँ उस पर, उसके लिए फॉर लूप था। तो अब मुझे सारे वैल्यू का फैक्टोरियल निकाल के मैं प्री कंप्यूट करके रख लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हमेशा की तरह वही करूँगा कि मैं एक अरे ले लूँगा, वेक्टर ऑफ इंट, यहाँ पर फैक्टोरियल नाम का एक एरे ले लिया, इसका साइज n+1 रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर n फैक्टोरियल तक मुझे निकालना है, इसलिए मैंने n+1 लिया और सभी की वैल्यू इसमें 1 कर देते हैं। ठीक है, और आपको ऑलरेडी पता है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 जो होता है वो 1 होता है ना। उसके बाद का निकालना तो बहुत आसान है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, है ना। i इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि i इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 1 भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो i इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब याद करो फैक्टोरियल ऑफ i निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली फैक्टोरियल ऑफ i-1 तक जितना निकल रखा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो i को, है ना। और हाँ याद रखना बहुत बड़ा वैल्यू भी हो सकता है, तो मॉड्यूलो m करते रहना हर वक्त। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो प्री कंप्यूट करना फैक्टोरियल को हमने पहले भी किसी किसी प्रॉब्लम में कर रखा है, तो ये पार्ट हम पहले ही कर लेंगे, है ना। अब लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। तो देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा कि ऊपर जब मैंने कोड लिखा था तो आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ रहा था 1/, जो भी फैक्टोरियल था, है ना। जैसे ये देखो 1/, इवन पोजीशन काउंट का फैक्टोरियल इंटू 1/, ऑड पोजीशन काउंट का फैक्टोरियल। तो मतलब आपको ऐसा भी फैक्टोरियल निकालने की नौबत पड़ सकती है आपको, ऐसे जैसे 1/x, यहाँ पर लिखता हूँ 1/x फैक्टोरियल निकालना पड़ सकता है ना। और याद करो जब भी मैंने बोला था कि फैक्टोरियल जब निकालो तो मॉड ज़रूर निकाल लेना, हर बार मॉड निकालते रहेंगे, है ना। ठीक है, तो अब इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है, मैं इसको याद आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/x, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना 1/x फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो x⁻⁻1 का फैक्टोरियल,
मॉड्यूलो एम, ऐसे भी कर सकते हो। बट इसको निकालो है कैसे, मतलब एक्स का पावर -1 का फैक्टोरियल फिर उसका मॉड्यूलो एम निकालो है कैसे, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं निकालना, है ना, इट्स नॉट वेरी फीजिबल। तो अभी मैंने आपको मैथ्स कंसेप्ट्स के प्लेलिस्ट में सिखाया था फर्मैट्स लिटिल थ्योरम, है ना, फर्मैट्स लिटिल थ्योरम। तो उसने क्या बोला था कि सिंपली अगर आपको ऐसे वाले का निकालना होता है ना 1/x फैक्टोरियल मॉड्यूलो होना चाहिए, या ध्यान देना, ठीक है, 1/x फैक्टोरियल अगर मॉड्यूलो m निकालना तो आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते हो। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, x फैक्टोरियल है ना, इसको निकाल लो। चलो आपने मान लेते हैं आपने x फैक्टोरियल निकाल रही है ऑलरेडी। कैसे निकाला, प्री कंप्यूटेड था ऑलरेडी, तो फैक्टोरियल ऑफ x आपने निकाल लिया, x फैक्टोरियल निकाल लिया, उसके बाद इसका पावर m-2 कर देना, ठीक है। यहाँ पर पावर फंक्शन में कॉल कर देता हूँ, और इतना बड़ा m का वैल्यू है, इतना बड़ा पावर निकालने भी मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन से। तो वो दोनों वीडियो आज यहाँ पर काम आने वाला है, फर्मैट लिटिल थ्योरम और ये कैसे निकालोगे, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये दोनों दिमाग हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो अब देखो याद करो, यहाँ पर वहाँ पर याद है 1/ऑड पोजीशन काउंट का फैक्टोरियल निकाले थे और मल्टीप्लाई किया था 1/इवन पोजीशन काउंट का फैक्टोरियल निकाला था, ऐसे ही निकाला था ना, ठीक है। तो आप अब ऑड पोजीशन का काउंट बहुत सारा कुछ भी हो सकता है, ऑड पोजीशन में जो आपने काउंट लिया वो 0 लिया, इवन पोजीशन में 2 लिया, हो सकता है ऑड पोजीशन काउंट में आपने 1 लिया और इवन में 1 लिया, या तो यहाँ 2 लिया या तो यहाँ 1 लिया। तो आपको इनका फैक्टोरियल पता होना चाहिए, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, है ना, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है पता है आप क्या करो, आप ये जो फर्मैट लिटिल थ्योरम है ना, उसकी मदद से भी जो ये निकल कर आ रहा है पावर फैक्टोरियल ऑफ x m-2, ये वाला है ना, इसको भी आप प्री कंप्यूट करके रख लो, है ना। तो आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, है ना, आप डायरेक्टली प्री कंप्यूट कर रख लेना। एक वेक्टर ले लेते हैं फर्मैट, इसका नाम क्या दे दिया जाए, फर्मैट फैक्टोरियल नाम दे दे क्या, फर्मैट फैक्टोरियल नाम देते हैं, इसका भी साइज n+1 ही होगा, है ना। और इसको भी हम लोग देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे ऊपर फैक्टोरियल को कैसे प्री कंप्यूट किया था वैसे इसको भी करेंगे, है ना। वेक्टर ले लिया, इसमें सभी का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रख दिया। अब देखो ध्यान देना, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n, i++, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसका नाम क्या है, फॉर्मेट फैक्टोरियल नाम दिया मैंने इसका, फॉर्मेट फैक्टोरियल i इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे देखो, तो पावर फंक्शन दे दिया, फैक्टोरियल ऑफ i निकाल दो, अभी ऊपर सिखा है ना, फैक्टोरियल ऑफ i निकाल दो, पावर m-2। तो आपका पता क्या निकल गया, फॉर्मेट फैक्टोरियल, यानी कि इससे आपको ये मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, 1/i का फैक्टोरियल आपको मिल चुका है मॉड्यूलो m, है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पावर सिर्फ नहीं होता, यहाँ पर मॉड्यूलो m करना मत भूलना, है ना। यहाँ पर ही लिखना भूल गया क्या मैं, हाँ यहाँ पर भी लिखना भूल गया, मॉड्यूलो m लिखना मत भूलना, ठीक है, यहाँ पर भी मॉड्यूलो m, ओके, बड़ा वाली हो सकता है इसीलिए मॉड्यूलो m करते रहना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो हमने क्या किया, फॉर्मेट फैक्टोरियल भी निकाल लिया, मतलब इन्वर्स वाला फैक्टोरियल जो था ना 1/, करके जो फैक्टोरियल था वो भी हमने प्री कंप्यूट कर लिया, तो हमें वहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऊपर जो मैंने कोड लिखा था यहाँ पर अभी जस्ट ऊपर लिखा था ना, ये देखो ये वाला, यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली मैं यूज़ कर लूँगा। जो फॉर्मेट फैक्टोरियल था ना, उसमें ये वैल्यू दूंगा तो इसका फैक्टोरियल निकल जाएगा, और ये वैल्यू दूंगा तो इसका फैक्टोरियल निकल जाएगा, और वो भी मॉड्यूलो के साथ निकलेगा, है ना, मॉड्यूलो के साथ निकलेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्रैक कर ली हैं, है ना। तो प्रॉब्लम पता है टफ इसीलिए था क्योंकि इसमें मल्टीपल कंसेप्ट यूज़ हुए हैं, बट प्रॉब्लम को ब्रेक करोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा, हमने सबसे पहले तो यहाँ पर बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, चलो सबसे पहले तो हमने परम्यूटेशन सीखा यहाँ पर, ठीक है। परम्यूटेशन जो बेसिक हमने स्कूल में पढ़ाई करी थी कि n फैक्टोरियल होता है n लेंथ का अगर कोई स्ट्रिंग हो तो, लेकिन जो भी आपने रिपीटेड कैरेक्टर्स उसकी फ्रीक्वेंसी से आप उसको डिवाइड करना भी करते हो। ए फैक्टोरियल ए नहीं मान लेते हैं, किसी डिजिट की फ्रीक्वेंसी f1 है तो f1 फैक्टोरियल, फिर किसी डिजिट की फ्रीक्वेंसी f2 है तो f2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आपने सीखा इस प्रॉब्लम से। दूसरा चीज़ आपने क्या रिवीजन मारा दोबारा, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, ठीक है, आपने ये रिवीजन किया। और बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन फिर से रिवीजन होगा आज हमारा ये, है ना। बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये दोनों पढ़ रखा है, इसको भी पढ़ रखा है, इसको भी पढ़ रखा है।
तीसरा हमने ऑब्वियसली पता रिकर्शन है, तो सिंपली हमने रिकर्शन की भी हमारा रिवीजन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और हमने रिकर्शन में अभी जब मैं लिखूंगा तो उसको मेमोइज भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखो मैंने पूरा ट्री डायग्राम यहाँ पर, ट्री डायग्राम तो मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि ट्री डायग्राम बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है ऐसे इतने इतने डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का। इसीलिए इतने डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका होता है इस तरह ब्रेक कर दो उसको, है ना। हार्ड प्रॉब्लम्स को इस तरह ब्रेक कर दोगे तो आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैच पता है हमारा क्या था, अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे जाकर, तो याद करो हमने एक लाइन लिखा था, एवरी डिजिट हैज़ ऑप्शन, है ना, कि इवन इंडेक्स में उस डिजिट का मैंने कितना काउंट लिया है। अगर इवन इंडेक्स का मुझे काउंट पता चल गया तो ऑड इंडेक्स का मैं काउंट आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। और अगर काउंट मिल गया है आपको तो आप आराम से फैक्टर परम्यूटेशंस निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि काउंट ही तो इम्पोर्टेंट था। ओवरऑल फैक्टोरियल तो इतना है, ठीक है, या तो मतलब इवन का इतना है n+1 बाई 2 फैक्टोरियल, बट डिवाइड कितने से करना है वो यहाँ से पता चल रहा है आपको, है ना, कितने से डिवाइड करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब कोड करेंगे तो जो जो समझाया है वो चीज़ लाइन बाय लाइन करेंगे, तो कोड में एक भी लाइन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलो अब इसको कोड करते हैं, फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। सबसे पहले इंट n डिफाइन कर लेते हैं, इंट इसको ग्लोबल ले लेते हैं सबसे पहले, है ना। यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं n, और टोटल डिजिट जितने हैं उनका सम भी मैं यहाँ पर रख लूँगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, और टोटल डिजिट सम को भी मैंने 0 रखा है। ओके, तो अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो एक अब सिंस अब अगर आप ध्यान दो, आपके पास टोटल जो डिजिट्स होंगे वो सिर्फ 0 से 9 तक ही हो सकते हैं, है ना। तो मैप भी ले सकते हो सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए, या फिर आप सिंपली एक वेक्टर भी ले सकते थे, वेक्टर ऑफ इंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइज 10, सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है अभी, ठीक है। अब आप देखो आराम से कर सकते हो इसको, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। पहले तो टोटल डिजिट सम निकालते हैं। टोटल डिजिट सम कैसे निकालोगे, सम प्लस इज इक्वल टू नम ऑफ आई करोगे तो कैरेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि देखो ये स्ट्रिंग है एक्चुअली में, लेकिन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए -0 करना पड़ेगा, तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी निकालना है अगर आपको नम ऑफ आई का, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नम ऑफ आई, तो नम ऑफ आई तो एक कैरेक्टर है, बट आपको उसका नंबर चाहिए ताकि आप उसको एज एन इंडेक्स यूज़ कर सको। तो नम ऑफ आई -0 करोगे, प्लस प्लस करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब टोटल डिजिट सम जब आपको मिल ही गया है ना, तो यहाँ पर आप चेक कर लो कि अगर टोटल डिजिट सम परसेंटाइल 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इम्पॉसिबल है 2 भाग में सम को डिवाइड करना, तो रिटर्न 0 अभी कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद मैंने बोला था कि प्री कंप्यूटिंग फैक्टोरियल, उसके बाद क्या करेंगे, प्री कंप्यूटिंग, याद है मैंने क्या बोला था, फॉर्मेट फैक्टोरियल, है ना, मतलब इसको इन्वर्स फैक्टोरियल बोल सकते हो, इन्वर्स फैक्टोरियल। मतलब मैं कैसे नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाह रहा हूँ, 1/x फैक्टोरियल मॉड्यूलो m निकालना चाह रहा हूँ, है। तो पहले फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट फैक्टोरियल n+1, स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है। फैक ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है, फैक ऑफ 1 भी 1 ही होता है, ठीक है। सिमिलरली फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू एन होगा, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, फैक्टोरियल, इसका नाम फैक्ट कर देते हैं, फैक्ट ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा नाम, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ आई विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ आई -1 तक का आपको जितना पता था उसमें आई को मल्टीप्लाई कर दो, और मॉड्यूलो m करना आप कभी भी मत भूलना, है ना। तो यहाँ पर m भी हम डिफाइन कर देते हैं, इंट m इज इक्वल टू 1e⁻9 + 7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। ये मेरा हो गया फैक्टोरियल, हमने प्री कंप्यूट कर लिया। अब हम इन्वर्स फैक्टोरियल यानी कि फॉर्मेट थ्योरम से जो इन्वर्स फैक्टोरियल निकलता है मॉड्यूलो m, वो भी अब हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम क्या दिखा था हमने, फॉर्मेट फैक्टोरियल n+1, सभी का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रखते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, है ना। देखो आई इज इक्वल टू 0 से क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि याद करो जब हम निकालेंगे अभी फॉर्मेट फैक्टोरियल, तो देखो ध्यान देना, आई इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, पावर निकालेंगे, पावर नहीं, फाइंड पावर नाम का एक फंक्शन लिख लेते हैं। याद करो हमने ऑलरेडी सीख रखा है फाइंड पावर, बड़े वैल्यू का पावर निकालना, ठीक है। तो इसमें याद है हमें फैक्टोरियल ऑफ आई चाहिए होगा, है ना, उसका पावर m-2 करना पड़ेगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है, और जो आएगा वैल्यू उसको मॉड्यूलो m कर देंगे, है ना। तो फाइंड पावर भी हमें लिखना ऑलरेडी आता है, याद करो
हमने बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन सीखा ही तो था, है ना। तो यहाँ पर फाइंड पावर भी मैं लिख देता हूँ, इंट फाइंड पावर। मुझे बस इसमें क्या देना होता था, लॉन्ग लॉन्ग ए लॉन्ग लॉन्ग बी। ठीक है, पावर निकालना बहुत आसान है कि अगर ए का पावर बी निकालना हो, अगर बी ज़ीरो है तो कुछ नहीं, रिटर्न 1 कर दो। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग हाफ का आंसर निकाल लो, फाइंड पावर ए बी बाई 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है, इसीलिए मॉड्यूलो एम करना कभी मत भूलना। ओके, इसके बाद चेक कर लेना कि बी मॉड्यूलो 2 अगर मेरा ऑड था, मतलब बी में अगर मेरा ऑड था, तो जो भी मेरा रिजल्ट होगा, है ना, उसमें रिजल्ट विल बी इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई ए, एक बार और होगा, और मॉड्यूलो एम करना मत भूलना, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देना। ठीक है, तो आपने फाइंड पावर भी ऑलरेडी लिख रखा था, सीख रखा ऑलरेडी हमने, इस पर वीडियो भी बना रखी है मैंने बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन की। मेरे अगर आप मैथ्स कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में चल जाओगे तो फाइंड पावर आराम से सीख जाओगे, और फॉर्मेट थ्योरम के बारे में मैंने बड़े अच्छे से समझाया है, बहुत ईजी तरीके से समझाया, तो वो भी आप समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो हमने प्री कंप्यूटेशन वाला पार्ट कर लिया है। अब याद करो, मैंने आपको बताया था ना कि एक वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर, जो क्या स्टोर करेगा, इंट टोटल परम्यूटेशन पॉसिबल, है ना। अभी यहाँ स्टार्टिंग में 0 रख देते हैं, टोटल परम्यूटेशन पॉसिबल जो न्यूमरेटर में होगा मेरा, है ना, जो ओवरऑल जो फाइनल परम्यूटेशन देता है मुझे, उसको मैंने क्या क्या स्टोर किया था, मैंने आपको बताया था ना कि भाई जितने ऑड इंडिसेस हैं, मतलब n+1/2 का फैक्टोरियल, है ना, मल्टीप्लाइड बाई n/2 का फैक्टोरियल, n/2 का फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, इसीलिए इसको हमें मॉड्यूलो m करना पड़ेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर। ओके, और हाँ, लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेना इसको, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएगा वैल्यू, मतलब ये इंटीजर आउट ऑफ रेंज नहीं जाएगा आपका। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग अगर कन्वर्ट कर दो आप इसको तो, ठीक है। ओके, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आ सकती है ना। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, लास्ट में मैंने क्या बोला था, सिंपली टोटल परम्यूटेशन पॉसिबल को लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। अच्छा, मैंने इंट ले लिया यहाँ पर, लॉन्ग लॉन्ग ले लिया। अब मेरा लास्ट फाइनल स्टेप है रिटर्न, सिंपली सॉल्व फंक्शन लिखेंगे, और मैं बता दूंगा कि पहला डिजिट मेरा 0 होगा, ये मेरा डिजिट है। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या बोला था कि इवन इंडेक्स के लिए डिजिट्स मैंने जितने लिए हैं उसका काउंट कितना है, जो कि मैंने आपको क्या बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा n+1/2 हो सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इंट डिजिट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, 0 इंट ये ले लेते हैं, ये भी अभी 0 है, अभी तक मैंने लिया ही नहीं है ना। तो यहाँ डिजिट पास कर देते हैं और ये पास कर देते हैं। इसके बाद करंट सम क्या है मेरा, है ना, करंट सम इज इक्वल टू 0 है। करंट सम भी भेज दिया मैंने। ओके, और हमें क्या क्या भेजना है, और क्या क्या भेजना चाहिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमने निकाला था क्या, हाँ फ्रीक्वेंसी निकाल लिया था ना, फ्रीक्वेंसी निकाल भेज देते हैं। और अल्टीमेटली हमें याद है ये इन फॉर्मेट फैक्टोरियल भी भेज देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें यूज़ आएगा फॉर्मेट फैक्टोरियल, है ना, इन्वर्स फैक्टोरियल निकालने के लिए। ओके, तो ये भी भेज देते हैं, एंड आई थिंक सारी चीज़ें हमने भेज दी हैं, बस कहानी ख़त्म हो गया। लास्ट में बस सॉल्व फंक्शन लिखना है। इंट सॉल्व फंक्शन में हम क्या क्या भेज रहे थे, इंट मेरा करंट डिजिट क्या है, इंट मेरा इवन इंडेक्स में जितने भी मैंने डिजिट्स लिए हैं, है ना, इवन इंडेक्स के लिए उनका काउंट कितना है, और इंट मेरा करंट सम क्या है, और वेक्टर ऑफ इंट एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, और मेरा फॉर्मेट था वेक्टर ऑफ इंट एंड फॉर्मेट फैक्टोरियल, है ना। और फॉर्मेट फैक्टोरियल चलो ठीक है, आई थिंक फॉर्मेट फैक्टोरियल का लॉन्ग लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मेट फैक्टोरियल है ना, यहाँ पर इसको लॉन्ग लॉन्ग हमें ले लेना चाहिए था आइडियली, और यहाँ पर फैक्टोरियल को भी मैं लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ओके,
तो चलो अब यहाँ पर हम सॉल्व फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। पहले तो बेस केस लिख लेते हैं कि अगर मेरा डिजिट इज इक्वल टू 10 हो गया, मतलब मैंने डिजिट 0 से लेकर डिजिट 9 का सारा चेक कर लिया है, सारे पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अब हम रिटर्न कर देंगे, ये मेरा बेस केस है। बट रिटर्न करोगे तो चेक कर लेना कि करंट सम जो है एग्जैक्टली जो मेरा टोटल डिजिट का सम था ना उसका हाफ होना चाहिए, क्योंकि ये तो इवन का सम है ना। ये जो करंट सम है वो मेरा इवन डिजिट मैंने जो लिया उसका सम है ये। तो वो एग्जैक्टली टोटल सम बाई 2 के होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑड डिजिट का जो सम होगा वो भी इसके हाफ के बराबर होगा, ठीक है। एंड अब तक मैंने जितने भी डिजिट्स लिए हैं इवन इंडेक्सेस के लिए, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने ले सकते हो, n+1/2 ले सकते हो। ये एग्जैक्टली इतना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो रिटर्न ऐसे लिख देते हैं, इफ़ अगर ऐसा है तभी आप रिटर्न कर देना कि भाई टोटल परम्यूटेशन पॉसिबल जितना है वही रिटर्न होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न 0 कर देना, मतलब गलत पाथ पे अब आ गए हो, है ना। ओके। और अगर ये बेस केस वाला कंडीशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, टोटल वेज निकाल लेते हैं, इंट वेज इज इक्वल टू 0, और वही फॉर लूप जो मैंने अभी को सिखाया था, काउंट इज इक्वल टू 0 टाइम्स लेंगे इस डिजिट को, काउंट लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डिजिट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ सकता है ये n+1/2 टाइम्स, है ना, n+1/2 टाइम्स। लेकिन एक चीज़ ध्यान दिया आपने, हमें ये भी तो देखना है कि मैंने इवन इंडेक्स के कितने पोजीशन यूज़ कर लिए हैं ऑलरेडी। याद करो मैंने इसका काउंट यहाँ रखा भी था कि इवन इंडेक्स के कितने पोजीशन मैंने यूज़ कर लिए हैं, तो ये काउंट यहाँ पर है। तो इस काउंट को यहाँ माइनस करना पड़ेगा ना कि कितने अवेलेबल हैं, माइनस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि ये तो ओवरऑल इतने इवन इंडेक्स पोजीशंस हैं मेरे पास, आई नो, बट उसमें मैंने इतना यूज़ कर लिया है, तो रिमेनिंग जो होगा वो होगा ना उसमें से, और जो जितने फ्रीक्वेंसी है ओवरऑल उसमें से, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा आपका। यहाँ तक क्लियर है। ओके। तो चलो अब यहाँ से मैं ये निकाल लेता हूँ कि इवन पोजीशन में कितना काउंट लूँगा मैं इस डिजिट का, मान लेते इतना काउंट ले लिया, तो सिमिलरली ऑड पोजीशन के लिए कितना काउंट लूँगा ये मैं इस डिजिट का। तो ओवरऑल ये आप आराम से निकाल सकते हो, जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट था माइनस ऑफ ये वाला काउंट कर दोगे तो रिमेनिंग जितना होगा वो इसमें चला जाएगा, ऑड वाले इंडेक्सेस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद मैंने क्या बोला था, लॉन्ग एक डिवाइज़र वाला निकाल लेते हैं पहले ही। याद करो मैंने आपको सिखाया था ना, 1 इवन पोजीशन काउंट का फैक्टोरियल, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1 ऑड पोजीशन काउंट का फैक्टोरियल, है ना, और मॉड्यूलो m करना मत भूलना। लेकिन ये आप निकालोगे कैसे, इसको निकालने के लिए याद है हमने ऑलरेडी प्री कंप्यूट कर रखा है फॉर्मेट फैक्टोरियल की मदद से, है ना, फॉर्मेट फैक्टोरियल ऑफ इवन पोजीशन काउंट एंड फॉर्मेट फैक्टोरियल ऑफ ऑड पोजीशन काउंट, है ना। और इसको हटा दो, मॉड्यूलो m कर दिया, यहाँ पर भी ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके। अब मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली सॉल्व फंक्शन कॉल करो और ये बाकी पाथ मेरा एक्सप्लोर कर लेगा। डिजिट +1 कर दिया, ठीक है, कि अब नेक्स्ट डिजिट के साथ भी मैं ऐसे ही एक्सप्लोरेशन करूँगा, ओके। और अभी याद करो हमने कितने इवन इंडेक्स के डिजिट ले रखे थे ऑलरेडी, इतने ले रखे थे। अब उसमें मैंने देखो इतना काउंट और ले लिया है इवन इंडेक्स के लिए, इवन पोजीशन काउंट इतना और ले लिया है, तो ये प्लस कर दिया मैंने, इवन इंडेक्स का काउंट यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है। ओके। और मेरा करंट सम कितना हो जाएगा वो सोचो। अभी मेरा इवन इंडेक्स में जितने भी डिजिट्स मैंने लिए हैं उसका करंट सम इतना था, प्लस इस डिजिट को मैंने और कितनी बार ले लिया, काउंट टाइम्स ले लिया, तो डिजिट इनटू काउंट टाइम्स और वैल्यू ऐड हो जाएगा मेरे करंट सम में। ऑब्वियस बात है, सिंपल सा मैथ लगाया मैंने। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भेज देते हैं, और क्या भेजना था, फॉर्मेट फैक्टोरियल भेज देते हैं। आई थिंक वी आर डन। हाँ, इसको फिर यहाँ पर लॉन्ग इसमें क्या डाल दो, वैल डाल देते हैं, वैल्यू, है ना। फिर उसके बाद वेज इज इक्वल टू वेज प्लस, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर डिव है और ये वैल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हो ये डिव एक्चुअली में क्या है, ये इस वाले फॉर्मेट में निकाला गया है, 1/f1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1/f2 फैक्टोरियल है, ये इस फॉर्मेट का वैल्यू है ना। मैंने डायरेक्टली ऐसे निकाल लिया है। उसको अगर मैं वैल से मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल में देख रहे हो फाइनल वैल्यू ये आएगा, टोटल परमिटेशन पॉसिबल, ठीक है।
तो यहाँ पर वैल मल्टीप्लाइड बाई करूँगा डिव से, तो एक्चुअली में डिवाइड हो जाएगा ये लोग, 1/F1 फैक्टोरियल 1/F2 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पर मॉड्यूलो एम करना मत भूलना। और देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये लॉन्ग लॉन्ग है, वेज भी लॉन्ग लॉन्ग है क्या? नहीं, वेज मेरा ये है ना, तो आई थिंक अच्छा इसको भी लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं, वेज प्लस वैल इंटू डिव मॉड्यूलो एम, है ना। और यहाँ पर वैल इंटू डिव भी एक बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है, तो आप एक काम करो यहाँ पर ही मॉड्यूलो लगा दो, और क्या है ना। तो वी शुड बी गुड। और लास्ट में रिटर्न वेज कर देते हैं। लेट्स सी, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, पर एक बार रन करके देखते हैं। बहुत बड़ा कोड है, तो आई होप हमने कहीं क्रिटिकल एरर नहीं कर दिया हो। कर ही दिया है, देखते हैं कहाँ पर है। काउंट लेस देन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर कॉमा दे दिया गलती से। फॉर्मेट फैक्टोरियल, क्या गड़बड़ है? यूज़ ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर फॉर्मेट फैक्टोरियल, स्पेलिंग गलत है क्या? फॉर्मेट फैक्ट, अच्छा सॉरी, इसका गलती, फ्री मैट लिख दिया मैंने। तो देखो एक गलती हमने यहाँ पर क्या करी है, यहाँ पर देखो n+1/2 है ना, तो यहाँ n+1 को अलग से ब्रैकेट में डाल देना, वरना गलत कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। 1/2 को फिर n से ऐड कर देगा ये गलती से, जबकि हमें n+1 करना, उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। सेम केस यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर n+1/2 हो रहा है, जबकि ये होना क्या चाहिए था, n+1 होना चाहिए, और वो 2 से डिवाइड होना चाहिए था। ओके, ये सिली मिस्टेक ध्यान देना, गलत आंसर आ सकता है, फिर डिबग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्सेप्ट हो गया है, एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं ओवरऑल कोड का, सबमिट पहले करते हैं, ठीक है। देखो टाइम लिमिट एक्सीड आएगा ही आएगा, क्योंकि ये देखो एक्सपोनेंशियल है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। रीज़न बताता हूँ, पहले एक बार देखते हैं टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है कि नहीं। इंडीड आ गया है, आना भी था। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं यहाँ नीचे क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आपको पता है कि हर डिजिट के लिए, फॉर एवरी डिजिट आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी है, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, मान के चलते हैं, है ना। एक बार आप 0 टाइम्स इसको लोगे, एक बार 1 टाइम्स लोगे, एक बार 2 टाइम्स लोगे, इवन इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, एक बार 3 टाइम्स लोगे, 4 टाइम्स लोगे, एंड सो ऑन। क्योंकि वो फॉर लूप यही तो एक्सप्लोर कर रहा था कि एक बार आप 0 टाइम्स आपने उसको लिया इवन इंडेक्स के लिए, फिर 1 टाइम लिया, 2 टाइम लिया, एंड सो ऑन। तो पॉसिबिलिटी इतनी सारी है ना। तो इस डिजिट की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? वर्स्ट केस में क्या होगा, हर डिजिट का फ्रीक्वेंसी n हो सकता है ना। n टाइम्स मान लेते हैं, आपने ले लिया। वर्स्ट केस में हर डिजिट का फ्रीक्वेंसी n हो सकता है, मतलब हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ कि हर डिजिट की फ्रीक्वेंसी n है। तो टोटल डिजिट्स मेरे पास कितने थे? डिजिट हमारे पास प्रॉब्लम में दे रखा है कि 0 to 9 हो सकते हैं, मतलब टोटल डिजिट्स कितने होंगे हमारे पास? 10 डिजिट्स है हमारे पास, है ना। डिजिट 0, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 9 तक है ना। टोटल 10 डिजिट्स है, और हर डिजिट के लिए मेरे पास कितने पॉसिबिलिटी है? टोटल n पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो टाइम क्वांटिटी कितना हो जाएगा मेरा? एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ओ ऑफ 10 का पावर 9, है ना। जितनी पॉसिबिलिटी है वो पावर में चला जाता है, तो 10 का पावर 9, है ना। 10 डिजिट्स है, हर डिजिट के पास n पॉसिबिलिटी है, उनके n पॉसिबल फ्रीक्वेंसी लेने की पॉसिबिलिटी, तो 10 का पावर 9 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। और एक्सपोनेंशियल ये एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख भी गया, तो हमें इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके, तो मेमोराइज करने के लिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कितनी चीज़ें चेंज हो रही हैं। सबसे पहले देखो, डिजिट चेंज हो रहा है, ये काउंट चेंज हो रहा है, करंट सम चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी और फॉर्मेट अकाउंट कांस्टेंट है ना। तो मैं क्या करूँगा, 3D वेक्टर ले लेते हैं, है ना। वेक्टर ऑफ इंट टी नाम दे देते हैं इसका। डिजिट के लिए टोटल 10 डिजिट है, तो 10 ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। 0 से 9 तक ही जा सकता है। उसके बाद वेक्टर ऑफ 3D है ना। वेक्टर ऑफ इंट लिया, यहाँ पर n+1/2 किया, है ना। क्योंकि याद करो इवन डिजिट्स कितना जा सकता है, ज़्यादा n+1/2 टाइम जा सकता है, लेकिन इसको +1 ले लो सेफ्टी के लिए, है ना। ठीक है, ओके। इसके बाद कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, ये करंट सम कितना है, टोटल सम, ये करंट सम है ना। तो टोटल सम मेरा याद है, टोटल सम जितना था, टोटल सम उसमें +1 करके एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, है ना। और स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू -1 रखते हैं। ओके,
यहाँ पर टोटल सम नहीं है, टोटल डिजिट सम था ना, वेरिएबल का नाम अलग लिख दिया मैंने। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये मेरा मेमोराइजेशन वेक्टर हो गया, इसे भी हम पास कर देते हैं यहाँ पर टी, ठीक है, और यहाँ पर रिसीव कर लेते हैं इसको, एंड टी, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले यही पर चेक कर लेना कि इफ़ टी ऑफ डिजिट कॉमा इवन इंडेक्स के लिए आपने कितने डिजिट अब तक ले लिए हैं, ठीक है, और करंट सम क्या है। इस स्टेट के लिए अगर वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी तो सिंपली रिटर्न कर दो इसको, ठीक है, और अगर नहीं कैलकुलेट थी तो कैलकुलेट करो और यहाँ पर स्टोर कर दो, ठीक है। और यहाँ पर जब आप कॉल कर रहे हो सॉल्व को दोबारा, तो यहाँ पर टी पास करना मत भूलना। एक बार रन करके देखते हैं, आई होप हमने कहीं गलती ना की हो। किधर है कंपाइलेशन एरर? तो यहाँ पर देखो एक ब्रैकेट यहाँ शायद मिस हो गया था, इसको रन करके देखते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपने मेमोराइज कर दिया है, तो टोटल कितने स्टेट्स हैं वो देखो। आपका जो ये मेमोराइजेशन वेक्टर है टोटल 10 टाइम्स, ये n+1/2 है, तो इसको मैं n मान लेता हूँ वर्स्ट केस के लिए, n मल्टीप्लाइड बाई ये देखो टोटल डिजिट का सम है, तो मान लेते हैं उसको s मान लेते हैं, n इंटू एस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, देखो ध्यान दो हर केस के लिए यहाँ पर एक फॉर लूप आप चला रहे हो यहाँ पर हर केस के लिए, ठीक है, जो कि मैक्सिमम टाइम कितनी बार चलेगा, जितनी भी मतलब ये n+1/2 यानी कि n, इसको ही मान लेता हूँ कि n टाइम्स चलेगा, n इंटू n, यहाँ पर n मान लेता हूँ, ठीक है। तो n²s बोल सकते हो वर्स्ट केस में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। O ऑफ 10 इंटू n² इंटू एस, जहाँ पर आप 10 को कांस्टेंट मान के हटा सकते हो, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने कितना लिया है, O ऑफ 10 इंटू n इंटू एस, जहाँ पर आप 10 को हटा दो, कांस्टेंट है ये, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।